जय हिंद दोस्तों। अब आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति पर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब एक बार बताएंगे कैसे हैं, और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ज़माने में किसका उपयोग होता है? ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये क्या होता है? देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे ज़माने में किसका उपयोग होता है? तो ये जो ऑक्सीजन है, जो ये आपकी ऑक्सीजन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ज़माने में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ज़माने यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को ज़माने में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। देखिए, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसके साथ में अगर जल आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में अगर जल आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में अगर जल आ जाता है, अगर जल आ जाता है तो क्या होता है? तो एक चीज़ होती है कि ये जिप्सम बन जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में अगर जल आ जाता है तो ये जिप्सम बन जाता है। जिप्सम जो खाद के काम आती है ना, खेतों में पड़ती है, वो उसका उत्पादन हो जाता है। किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। मतलब अगर जल के संपर्क में आ जाए तो क्या होगा? जिप्सम का उत्पादन हो जाएगा। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किस में उपयोग होता है? ये टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, जो हड्डी टूट जाती है ना, हड्डी, इसको जोड़ने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। कौन से रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? वो कौन सा रोग है अगर वो हो जाए तो फिर रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के है, ब्लड प्लेटलेट्स है, हीमोफीलिया या हाइड्रोफोबिया है? देखिए, ये जो विटामिन के है ये एक विटामिन है। ये क्या है? ये एक विटामिन है। ये हाइड्रोफोबिया जो है, ये विटामिन के जो है ये एक विटामिन है। और अगर ये शरीर में कम हो जाता है तब भी रक्त का थक्का नहीं जमता। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन से रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो कैंसर इसका क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। देखिए, जो हीमोफीलिया रोग होता है अगर ये हो जाता है तो फिर रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये जो हाइड्रोफोबिया है ये कुत्ते के काटने से होता है। क्या होता है? ये कुत्ते के काटने से होता है, ये जो हाइड्रोफोबिया है। देखिए, ये जो हीमोफीलिया है इसमें एक तो रक्त का थक्का नहीं जमता, एक और चीज़ समझेंगे कि रक्त का जो थक्का जमता है नहीं जमता है ये ब्लड प्लेटलेट्स और विटामिन के। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं और जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होते हैं, ये दोनों लोग। ठीक है, और एक यकृत से एक प्रोटीन निकलता है हमारे यकृत से, हमारे यकृत से यकृत से यकृत से एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है हिपेरिन। इसका क्या नाम है भैया? हिपेरिन इसका नाम है। तो अगर हिपेरिन नहीं होगा तो शरीर में रक्त जम जाएगा। मतलब जो हिपेरिन होता है ये रक्त के को जमने से रोकता है। आप इतना समझिए। चलें अगला प्रश्न देखेंगे। किस शहर को किस शहर को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? किस शहर को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? वो कौन सा
शहर है जिसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? तो ये जो रोम है, ये इटली की राजधानी है रोम। ये जो इटली की राजधानी है ना, ये रोम, ये इटली की राजधानी है भैया। ये रोम जो है इटली की राजधानी है और इसे ही विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो अगर इटली की बात करेंगे जो यूनेस्को है, यूनेस्को में सबसे ज़्यादा धरोहरें शामिल हैं किसकी? इटली की। कितने? लगभग 50 स्थल शामिल हैं इटली के। 50 से भी ज़्यादा स्थल इसके शामिल हो गए हैं अब। और ये जो आप इसका आंसर क्या है? रोम। ये जो रोम है, ये एक प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे कि रोम किस नदी के किनारे है, रोम किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बताएंगे? ये टाइबर नदी के किनारे है। ये जो रोम है ये टाइबर नदी के किनारे है। तो किस शहर को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? रोम। ठीक है, तो चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका आंसर बताएं। आप लोग क्या बता रहे हैं इसका आंसर? तो चलें देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह किसकी बात है? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे, ये एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, जो एक जाट राजा थे। एक जाट जो सिख राजा थे, इन्होंने अमृतसर में अपनी राजधानी बनाई थी। अमृतसर में राजधानी भी बनाई थी। तो इनकी जो मुख्य राजधानी थी ये थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह किसकी बात है? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने सर्वप्रथम लाहौर को राजधानी बनाई, उसके बाद अमृतसर को भी राजधानी बनाई थी। ये एक जाट राजा थे। कौन से राजा? ये एक जाट राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह एक जाट राजा थे और इन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि शेर ए पंजाब, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब कहा जाता है। ये जो सिखों के गुरु थे, कौन थे? सिखों के गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के गुरु थे अर्जुन देव। कौन थे? किसकी बात है? अर्जुन देव की। ये जो अर्जुन देव हैं, ये सिखों के गुरु थे और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक हरि मंदिर बनवाया था। इन्होंने एक हरि मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? अमृतसर में। इन्होंने एक कौन? सिखों के गुरु, जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने हरि मंदिर गुरुद्वारा बनवाया था। हरि मंदिर गुरुद्वारा बनवाया था। और इसके बाद में क्या हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उन्होंने संगमरमर लगवाया और उस पर सोना मढ़वाया। वही मेरे भैया स्वर्ण मंदिर बन गया। वही है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। बड़ा ही प्यारा प्रश्न। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो क्या थी? लाहौर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। एशिया का प्राचीनतम व विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? आप लोग इसका उत्तर बताएं। क्या बता रहे हैं? एशिया का प्राचीनतम व विशालतम बौद्ध मठ। देखिए, ये जितने भी हैं बौद्ध मठ हैं, चाहे लासा हो, चाहे महाबोधि मंदिर हो, या शंकर गोम्पा हो, या तवांग मठ हो, ये सारे के सारे जो बौद्ध मठ हैं, ये सारे के सारे ही बौद्ध मठ हैं। मतलब लासा भी एक बौद्ध मठ है, महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ है, शंकर गोम्पा बौद्ध मठ है और तवांग मठ भी बौद्ध मठ है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। आप लोग इसका उत्तर दें। क्या देंगे? देखिए, ये जो एशिया का प्राचीनतम और विशालतम बौद्ध मठ है, ये लासा है।
ये क्या है? लासा। लासा अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि लासा कहाँ स्थित है, तो लासा ये तिब्बत की राजधानी है। क्या है? ये तिब्बत की राजधानी है। ये जो लासा है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ये लासा जो है ये तिब्बत की राजधानी है। और ये जो महाबोधि मंदिर है, ये जो महाबोधि मंदिर है, ये आपका बिहार में स्थित है। ये भी एक बौद्ध मठ है। अगर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाए शंकर गोम्पा ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। ये जो शंकर गोम्पा मंदिर है, ये जम्मू कश्मीर में है। ये सारे के सारे बौद्ध मठ हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ये तवांग मठ कहाँ है, तो आप बता देंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो एशिया का यहाँ क्या पूछा है? प्राचीनतम व विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? तो ये लासा है। ये तिब्बत की राजधानी है। ये तिब्बत की राजधानी है, लासा में स्थित है। चलें अगला प्रश्न देखेंगे। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। जल का रूपांतरण कौन है? जड़, जो जड़ है उसका रूपांतरण कौन है? कहने का तात्पर्य है होती तो जड़ है, लेकिन बाद में वो खाने योग्य एक भोज्य पदार्थ बन जाता है। तो जल का रूपांतरण कौन है? तो कौन सा है भैया? ये गाजर है। जड़ का रूपांतरण गाजर है। जो जड़ का रूपांतरण है ये गाजर है। और ये गाजर जड़ के रूप में होती है, जो हमारे भोज्य पदार्थ के प्रयोग में आती है। जड़ का रूपांतरण कौन है? ये भैया ये गाजर है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अगर आपसे आलू पूछे, अरबी पूछे, हल्दी पूछे, तो इनमें से जो आलू है और अरबी है, ये जो आलू है और अरबी है, ये तो भैया है तना। ये क्या है? ये है तना। आलू अरबी तना है। प्याज भी एक तना है। क्या है? प्याज। अगर आपसे पूछा जाए प्याज क्या है, तो प्याज भी एक तना है। आपसे पूछा जाए अदरक क्या है, तो अदरक भी एक तना है। आपसे पूछा जाए लहसुन क्या है, तो लहसुन भी एक तना है। तो ये सब क्या है? आलू अरबी प्याज अदरक लहसुन ये सब क्या है? ये तना है। और भैया ये जो हल्दी है ये तना में भी आता है और जड़ में भी आता है। ये दोनों रूप में प्रयोग होता है हल्दी का। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? जड़ का रूपांतरण कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाजर। जड़ का रूपांतरण कौन है भैया? तो ये हो जाएगा यहाँ पर गाजर। आपकी स्क्रीन बोर्ड पर अगला प्रश्न बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। पूछ रहा है आपसे, अगर वंशानुगत रोग कौन सा है? यानी ये जीन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, एक वंश के द्वारा दूसरे वंश में आता है। तो पूछ रहा है वंशानुगत रोग कौन सा है? एक वंश के द्वारा दूसरे वंश में आता है। क्या पूछ रहा भैया? अरे हमने क्या पढ़ दिया? वंशानुगत रोग कौन सा नहीं है। हमने भी यहाँ पर एक गलती कर दी नहीं कि भैया ये परीक्षा में गलत नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। वंशानुगत रोग कौन सा नहीं है? देखिए ये जो हीमोफीलिया होता है, ये जो हीमोफीलिया होता है, ये एक वंशानुगत रोग है। ये एक वंशानुगत रोग है। वर्णांधता भी एक वंशानुगत रोग है। डाउन सिंड्रोम भी एक वंशानुगत रोग है। पटाऊ सिंड्रोम भी एक वंशानुगत रोग है। पटाऊ सिंड्रोम क्या है? एक वंशानुगत रोग है। पटाऊ सिंड्रोम क्या है? एक वंशानुगत रोग है। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, एक होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, एक होता है पटाऊ सिंड्रोम और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? ये सब वंशानुगत रोग हैं। तो आपको बताना है कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। ये कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के अंदर भी होता है। कुत्ते के अंदर होता है ये हाइड्रोफोबिया, इसके काटने से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ये जो प्रोटीन है इसका पाचन कहाँ होता है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ये, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? देखिए ये जो प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन होती है इसका पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है। इसका पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? यहाँ पर पूर्ण की बात कर रहा है कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो जो इसका पूर्ण पाचन होता है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है भैया? छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पूर्ण पाचन। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे मुंह से होती है और हमारी मुंह में या हमारी लार में एक टाइलिन होता है। एक टाइलिन होता है जीवाणु, जिसके द्वारा जीवाणु का एक एंजाइम होता है टाइलिन। तो टाइलिन हमारी लार में होता है और वो भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में मदद करता है। और ये जो हमारे प्रोटीन होते हैं ये अमीनो अम्ल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। तो क्या प्रश्न है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन होता है भैया छोटी आंत में। कहाँ होता? छोटी आंत में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, आत्महत्या की थैली किसकी बात है? आत्महत्या की थैली की। ये जो आत्महत्या की थैली है किसे कहते हैं? देखिए जो आत्महत्या की थैली है या तो राइबोसोम या लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली भैया कहते हैं लाइसोसोम को। अपने दिमाग में ये प्रश्न बिठा लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। देखिए जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है ये जो राइबोसोम होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। कई बार प्रश्न पूछा गया है। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। और 1955 में कब की बात है भैया? 1955 में डी दुबे ने इसकी खोज की थी। किसकी? लाइसोसोम की। कब? एक बार प्रश्न पूछा गया था डी दुबे ने कब खोज की थी? 1955 में। आप क्या बताएंगे? 1955 में लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। और इसका लाइसोसोम का कार्य क्या है? ये कोशिका विभाजन करता है। ये हमारे शरीर में कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करता है। जब लाइसोसोम फटेगा, जब लाइसोसोम फटेगा तभी कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? किसकी बात है? एशिया के नोबेल पुरस्कार की। देखिए जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार है, एबेल को कहते हैं? नहीं भैया, एबेल नहीं कहते हैं। एबेल को तो गणित का नोबेल कहते हैं। एबेल को गणित का नोबेल कहते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है भैया ये भी आपको। एबेल किसे कहते हैं? तो ये गणित का नोबेल है एबेल को। देखिए ये जो एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो एशिया का नोबेल कहते हैं रमन मैगसेसे अवार्ड को। एशिया का नोबेल कहते हैं रमन मैगसेसे अवार्ड को। तो ये जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है, ये देखिए ये जो रमन मैगसेसे थे कौन? ये फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति थे।
ये राष्ट्रपति थे। प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे कि ये रमन मैगसेसे कौन थे, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। और 1958 में कब की बात है भैया, 1958 में हमारे जो आचार्य विनोबा भावे जी थे, कौन थे? प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि आचार्य विनोबा भावे। आचार्य कौन? विनोबा भावे। आचार्य कौन? विनोबा भावे। जो विनोबा भावे जी हैं वो भारत के प्रथम नागरिक हैं जिन्होंने रमन मैगसेसे पुरस्कार पाया। कौन? आचार्य विनोबा भावे जी, जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार पहली बार मिला। भारत के पहले व्यक्ति रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले। आप लोग अपने जहन में बिठा लीजिए, एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो रमन मैगसेसे पुरस्कार को। भारत रत्न तो भारत का अवार्ड है, और 1954 में सबसे पहले राधा कृष्ण जी को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री राजगोपालाचारी, इनको मिला था 1954 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। तो इसका क्या उत्तर है? एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रमन मैगसेसे पुरस्कार को। ये आपका प्रैक्टिस सेट था और आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।